नमस्कार दोस्तों। 11 सितंबर 2022 के द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ क्या है? एमिंग टू बिल्ड मॉलिक्यूलर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो एक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो कि मॉलिक्यूलर न्यूरोमॉर्फिक टेक्निक पर बेस्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में। क्लाउड बेस्ड क्या होता है? जब बादल फट जाते हैं तो उसकी वजह से जो मिसहैपन्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि बादल फटने के बाद जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग। पानी भर जाता है, इतना सारा पानी एकदम से बरसने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेन कितने तरह की होती है, कहाँ से मानसून आता है, ठीक है, पहाड़ों से जब बादल टकराते हैं तो किस तरह की वर्षा होती है, ओरियोग्राफिक रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देन क्योंकि हमने देखा भी था अभी बेंगलोर में इतना सारा इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दी वाटर लॉक। इंडिया स्टे आउट ऑफ द ट्रेड पिलर इन एट द इंडो पैसिफिक मीट। आपको पता चल गया होगा कि इंडिया ने कल ही जो इंडो पैसिफिक मीट था उसे आप पुल आउट कर लिया, खुद को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी इस समय यूएस और इंडिया और पाकिस्तान, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ और वर्ल्ड इकोनॉमी यूएस के बीच में काफ़ी टसल चल रहा है रिगार्डिंग। अभी आपने देखा कि F-16 को फंडिंग दी गई है 450 बिलियन की बाय द यूएस, ठीक है। सो देखते हैं उसके बारे में क्या न्यूज़ है। फिर लिखा हुआ है कुशेरिया जो रिवर है इसके ट्रीटी के बारे में बात किया गया है। ये आपकी बांग्लादेश के पास जो रिवर है कुशेरिया, इसकी ट्रीटी क्या है, क्या इश्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग। अभी आपको पता है शेख हसीना ये इंडिया आई भी हुई हैं, इनकी विज़िट चल रही है। शेख हसीना के बारे में बात करेंगे, कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, उनके फादर के बारे में बात करेंगे, शेख मुजिबुद्दीन रहमान के बारे में। फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी कि एमिंग टू बिल्ड मॉलिकुलर न्यूरोमॉर्फिक बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ठीक है। ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एक तो नॉर्मल कंप्यूटर आप जो अपने घरों में यूज़ करते हैं, एक हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। सो ये जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मिमिक कर रहे हैं। मिमिक मतलब कॉपी कर रहे हैं ह्यूमन के ब्रेन को और ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को। देखिए ह्यूमन का जो फिजियोलॉजी है इज़ सो मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से जाती है। आपको पता होगा जैसे सपोज एक इलेक्ट्रिक वायर है, उस इलेक्ट्रिक वायर में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जाएगी। पर हमारी बॉडी में अगर हम लिख रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से पूरा नर्वस सिस्टम हमारे अंदर है, और उन नर्वस सिस्टम्स में होती हैं नर्व सेल्स, ठीक है। सो उन नर्व सेल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रेन तक। सो ये टेक्नोलॉजी कर क्या रही है, ये न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी, ये ह्यूमंस के ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ह्यूमन का ब्रेन बना हुआ है, इसको ये कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। यूजेस द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ द सेमी कंडक्टर। अमूमन क्या होता है, देखिए आपका आईफोन हो गया, कोई भी फ़ोन हो गया नॉर्मल, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, जितना भी जो टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, उनमें सब में सेमी कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर पता है सबसे महंगी चीज़ आती है सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये पावर प्रोवाइड करती है पूरे आपके सिस्टम को, ठीक है, इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम होगा उसको। और सेमी कंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? ताइवान, ठीक है। तभी ये चाइना और ताइवान का इशू चलता रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चाइना ने कभी ताइवान के ऊपर कब्जा पूरी तरह से कर लिया तो ताइवान की जो सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है वो पूरी तबाह हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग मशीन तो है नहीं, हम लोग तो इंसान है। इंसान का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब वो चीज़ विच इज़ क्लोजर टू दी नेचर, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? वैसे ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी जो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है बिकॉज ऑफ द टू ब्रदर्स गोडभया राजपक्षे एंड महिंद्रा राजपक्षे, तो वो इशू इसीलिए ही हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की हुई थी, है ना। एकदम से इंट्रोड्यूस कर दी ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना किसी प्रोविज़न को फॉलो किए हुए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पर देखें थोड़ा सा कि जो
न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के एडवांटेज क्या हैं? देखिए, ये पहले तो ये हाई कैपेसिटी पे काम करेगा, लेस फिजिकल स्पेस। ऑब्वियसली जब फिजिकल कंपोनेंट ज़्यादा लगे नहीं है तो लेस फिजिकल स्पेस लेगा, स्पीडियर होगा, और लेस एलेबोरेट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कि इस देखो जब ये एनर्जी कम अब्जॉर्ब करेगा तो इसको कूलिंग की भी कम आवश्यकता होगी। भाई ऑर्गेनिक चीज़ है, अमूमन क्या होता है, हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। ठीक है, फ़ोन हमारे हीटअप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मशीन्स लगी, कंडक्टर लगे हैं। ठीक है, पूरा मदरबोर्ड लगा हुआ है। बट ये क्योंकि ऑर्गेनिक से बनेगा तो इसमें कम कूलिंग, मतलब इसमें गर्म कम होगा तो कूलिंग की हमको प्रॉब्लम कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर अगर बात करें थोड़ा सा और, ये क्या है? देखिए, ये है, अब डिसएडवांटेज की पहले बात कर लेते हैं। देखिए पहले बगल में क्या बना, ये है आपका सुपर कंप्यूटर फूगाकू। फुगाकू कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। अगर इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास, जैसे हमारे पास परम है, सिद्धि है। ठीक है, तो ये जो है, ये परम सिद्धि, ये हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर पर बड़े एक वाइड एरिया में, एक छोटा कंप्यूटर नहीं होता, ये सारी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं, ये सारे उनकी आप कह सकते हो सीपीयू हैं। ठीक है, मदरबोर्ड सारे लगे हैं इसमें। फिर डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, अब ये ऑर्गेनिक चीज़ से बन रहा है तो डिसएडवांटेज क्या होगा? भाई अनसस्टेनेबल है। ठीक है, और टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि ये अलग अलग टेम्परेचर में क्या होगा, ये अनसस्टेनेबल है, ख़राब जल्दी हो जाएगा। फ्रिजिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल बड़ा ठोस नहीं है, क्या है? फ्रेजाइल है। ठीक है, केमिकली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा देर नहीं चल पाते, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग रिफर्स टू द कंप्यूटेशनल मेथड विच आर मॉडल्ड लाइक द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही है भाई, न्यूरोमॉर्फिक जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वो कर क्या रही है, वो ह्यूमंस के ब्रेन को क्या कर रहा है, मिमिक कर रही है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। एट प्रेजेंट बोथ द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एंड द क्वांटम कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी कूलिंग सिस्टम अनलाइक द अनकन्वेंशनल कंप्यूटर। नहीं भैया, कूलिंग सिस्टम तो चाहिए इनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट आगे मूव करें। क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन्स इल्यूसिव। देखिए आपको पता है क्या कि अगर मैं अभी बात करूं, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि स्ट्रॉन्ग क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ठीक है, सो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट होता है जब बादल बहुत तेज फट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ रिसेंट की घटनाओं पर ध्यान दें कि कहाँ कहाँ अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो रिसेंटली अभी कहाँ पे, जैसे हमारे, हमको पता है हिमालय फुटहिल्स में क्लाउड, सॉरी हिमाचल प्रदेश के हिमालयन फुटहिल्स में क्लाउड बर्स्ट हुआ था 2003 में, लद्दाख में भी हुआ है 2010 में, उत्तराखंड को कैसे भूल सकते हैं 2013 वाला। तो क्लाउड बर्स्ट स्टेट क्या है? क्लाउड बर्स्ट वर रिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द वेस्टर्न घाट ड्यूरिंग द करेंट मानसून सीजन 2022। ठीक है, देखिए सीन क्या है कि पहले देख लेते कि ये कहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले आपका जो जीएस पेपर प्रीलिम्स में आपका जो जनरल इश्यूज़ है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो वहाँ पर काम आएगा ये आपको। उसके अलावा हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में काम आ सकता है आपको, और जीएस पेपर 2 में बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे हम। ओके, नाउ अगर हम बात करें क्लाउड बर्स्ट के बारे में, देखिए क्लाउड बर्स्ट क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट के मैंने भी मतलब बताया आपको कि बादल के एकदम से जो फट जाना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है वो होती क्यों है? देखिए क्लाउड बर्स्ट क्या होता है कि जैसे सपोज बादल कहीं जा रहा है, ठीक है, और बादल जाने पर बादल एक बड़ी चट्टान से अगर टकरा गया तो फट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बादल का फटना। और इस तरह से अगर मान लीजिए वर्षा हो रही है, कैसे हो रही है? अगर मान लीजिए वर्षा हो रही है बादल के फटने से, और वो भी चट्टान के टकराने से। देखिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब ये क्या है? ओरियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षा हो रही है, वो किस कारणों से हो रही है? ओरियोग्राफिक कारणों से। ओरियोग्राफिक कारण क्या होते हैं? ओरियोग्राफिक रेन वो रेन होती है जो पहाड़ के कारण हो। देखिए यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, और हवा फिर यहाँ जाएगी। अब यहाँ से हवा जो आ रही है वो क्या है? उसमें पानी भरा हुआ है, गरू हवा है, हैवी है। यहाँ से आई, यहाँ तक आई। अब यहाँ पर आने के बाद इस पहाड़ से टकरा गई, क्योंकि इसमें पानी पहले से ही भरा हुआ था। तो जैसे ही ये टकराएगी तो क्या हो जाएगा? बादल फट जाएगा।
और जब बादल फट जाएगा तो सिर्फ इस जगह पर रेन हो जाएगी, ठीक है। फिर बादल यहाँ चला जाएगा। क्योंकि ये जो साइड है ये हवा की तरफ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको विंडवर्ड साइड। ये जो साइड है वो हवा की तरफ नहीं, इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। सो अधिक कूलिंग कहाँ पर होगी? विंडवर्ड साइड में। और कम कूलिंग कहाँ पर होगी? लीवर्ड साइड में। बात समझ गए? ठीक है, आगे बात करें प्रेसिपिटेशन के बारे में, थोड़ा सा और बात करें। देखिए क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बारिश होना, ठीक है, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि छोटे से एरिया में, देखिए बहुत बारिश हो रही है, बहुत बड़ी एरिया में हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे से एरिया में एकदम से थोड़े से समय अंतराल में बहुत सारी बारिश हो गई तो क्या होगा? इसी को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। जैसे अभी हमने बेंगलोर में देखा है, सारा इंसिडेंट हो गया वहाँ पर, धीरे धीरे बारिश बारिश होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से हो गई। अकॉर्डिंग टू IMD, precipitation exceeds 100 mm 10 सेंटीमीटर पर आवर ओवर द जोग्राफिकल रीजन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसे सब लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ फिगर बना हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहा है, मैंने अभी बता दिया। केरल का एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये पता ही है आपने कि जैसे ही प्लेन है, प्लेन में क्या होगा? देखिए प्लेन क्या होता है? प्लेन, ये हमारा प्लेन है, धरती सूर्य की किरणों से गर्म होती है, ठीक है, और जैसे ही प्लेन गर्म होगा तो इसकी जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी यहाँ की हवा। जब यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, आपको पता है जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है, तो यहाँ की जो गर्म हवा है वो कहाँ उठेगी? ऊपर उठेगी। और ऊपर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे उनको वो कैप्चर करके और वहीं पर वो बादल का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। ये ओरियोग्राफिक रे मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आगे बात करें डिफरेंसेस बिटवीन द क्लाउड बर्स्ट एंड द थंडर स्टॉर्म। देखिए थंडर स्टॉर्म क्या है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आपने सुना होगा बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर से हम लोग दाब मापी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उससे हम लोग दाब मापते हैं कि दबाव कितना है, प्रेशर कितना है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग, अगर मैं बैरोमीटर की अगर मैं बैरोमीटर की रीडिंग की बात करूं, तो अगर बैरोमीटर की आपकी जो रीडिंग है, अगर मैं बैरोमीटर की रीडिंग की बात करूं, तो अगर आपकी बैरोमीटर की जो रीडिंग है बहुत जल्दी से नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? कि तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर गई तो तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है, ऐसे ऐसे नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब जो है वो क्या होने वाली है? वो बारिश होने वाली है। बात समझना। अगर आपके बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो एकदम से नीचे गिर गई तो मतलब तूफान आने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर धीरे धीरे बैरोमीटर की नीचे रीडिंग जो है नीचे गिर रही है तो यानी कि बारिश होने वाली है। और अगर आपकी बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब क्या है? मौसम साफ है। तो ये बैरोमीटर की 3 रीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। अगर एकदम से बैरोमीटर की रीडिंग नीचे गिर गई तो इसका मतलब क्या हो गया? तूफान आने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो इसका मतलब क्या है? मौसम, मतलब बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? मौसम साफ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या सीन है। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन द क्लाउड बर्स्ट एंड द थंडर स्टॉर्म। अब क्लाउड बर्स्ट और थंडर स्टॉर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए क्लाउड बर्स्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। क्या बताया मैंने आपको? कि पहाड़ से टकरा के या किसी भी चीज़, बड़ी चीज़ से टकरा के हवा, यानी कि जो बादल होगा वो फट जाएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार से वो पहाड़ से टकराए, कभी कभी क्या होता है कि जो बादल होते हैं इतना पानी खुद में भर लेते हैं कि वो एक्सीड कर जाता है और बादल कभी भी अपने आप भी फट जाते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है थंडर स्टॉर्म के बारे में पहले पढ़ें। ये क्या है? वॉयलेंट शॉर्ट लिव्ड। देखिए अभी मैंने क्या बताया थंडर स्टॉर्म के बारे में, तो मैं बता रहा था आपको कि तूफान आएगा, थंडर स्टॉर्म आएगा, ठीक है। तो बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाएगी। ऑलवेज एसोसिएटेड विद द थंडर लाइटनिंग हेल, और ऑलवेज एसोसिएटेड विद द थंडर लाइटनिंग एम, इसके साथ क्या है? वो एसोसिएटेड है, ठीक है। बात समझ गए क्या है? हमेशा यहाँ पर क्या होगी? थंडर आएगा, लाइटनिंग आएगी, हेल आएगा और स्टॉर्म आएगा। यानी कि बहुत तेज़ तूफान आएगा, बिजली चमकेगी, ओले गिरेंगे और जो विंड होगी वो बहुत तेज़ होगी। पर क्लाउड बर्स्ट में ऐसा नहीं है। क्लाउड बर्स्ट में क्या है? स्मॉल एरिया शॉर्ट टाइम। किसी एक छोटे एरिया में, मैंने बताया कि थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन इतनी तेज होती है कि
वो थोड़े ही समय में उस एरिया को क्या कर देगी, सबमर्ज्ड कर देगी। नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लाइटनिंग, थंडर, हेल्स एंड स्टॉर्म। हर बार इसमें लाइट वेट होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो क्लाउड बस्ट है वो क्या है, वो नॉर्मल बादल है जो कि पानी से भरा हुआ है, और बड़ी किसी चट्टान से टकराने पर क्या होगा, चट्टान से टकराने पर वो बादल फट जाएगा, और उसी को हम लोग ऑरियोग्राफिक रेन कहते हैं। पर थंडर स्टॉर्म में ऐसा नहीं है। थंडर स्टॉर्म में क्या है, थंडर स्टॉर्म में बादल गड़गड़ाएंगे बहुत तेज, वही जो गरजने वाले बरसते नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको थोड़ा सा, ये थंडर स्टॉर्म आ रहा है, देखिए यहाँ से सब निकल रहा है। ठीक है ना, ये हमारी हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इस हमारे प्यारे भारत में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है भाई, ये इंडियन ओशन है पूरा। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार इधर आ गया। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये हमारा केरल हो गया। ठीक है, इस केरल में अब यहाँ पर केरल है, ये कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, तो यहाँ पर कई सारी हिल्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर साउथ वेस्ट मानसून आया, तो ये यहाँ से क्या साउथ वेस्ट मानसून आया, भाई मानसून यहीं से तो आता है, साउथ वेस्ट मानसून आया। तो अब केरल में या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आपको पता है कितनी बारिश होती है, पुणे में कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पर इतनी बारिश क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सारी क्या लगी हैं, हिल्स लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ से हवा आपकी आई डायरेक्ट, जो कि अपने सामने क्या लिया हुआ है, अपने साथ वो नमी को लिए है, पानी को भरे हुए हैं, और यहाँ से हवा आई, और जैसे ही ये हवा यहाँ पे इन पहाड़ियों से टकराती है तो बादल क्या होते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, और खूब सारी यहाँ वर्षा होती है। फिर जो बादल बचे कुचे हैं फिर यहाँ से जाते हैं पूरा अपना। अब यूपी में क्या है, यूपी में कोई हिल नहीं है, यूपी में कोई हिल नहीं है, इसलिए यूपी में वर्षा नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ से बादल गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए। अब आपको पता है क्या, मेघालय में जब मैं बात करूँगा, ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेघालय है आपका, असम, मेघालय। अब जैसे मैं अगर मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में क्या है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की हिल्स है। तो गारो खासी जयंतिया में क्या है कि जैसे ही बादल गया तो गारो खासी जयंतिया में फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, खूब सारी बारिश होगी। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी। ठीक है ना, नागालैंड में नागा हिल्स, फिर पूरा ये अराकायोमा की पूरी रेंज, और फिर यहीं पे क्या बाद में बन जाता है, यहीं पे हमारा अंडमान निकोबार बन जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, एक एक तो ये मानसून हो गया जो साउथ वेस्ट मानसून है, एक रिट्रीटिंग मानसून होता है, जो कहाँ से आएगा, जो यहाँ से आएगा। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि जो वापस, कहते नहीं, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर चेन्नई में बड़ी वर्षा होती है, तमिलनाडु में बड़ी बड़ी वर्षा होती है, तो चेन्नई और तमिलनाडु में अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण नहीं होगी, वो फिर रिट्रीटिंग मानसून के कारण होगी। जो मानसून यहाँ से आएगा पूरा, इधर से पूरा, यहाँ से रशिया से इधर से करते करते, और फिर वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर ये वर्षा कराएगा। आई थिंक आप बात आती समझ गए होंगे हमारी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। क्लाउड बर्स्ट रिस्क प्रोन एरियाज इन इंडिया। देखिए क्लाउड बर्स्ट के लिए कौन कौन से एरिया प्रोन है, क्लाउड बर्स्ट के लिए यानी कि बादल फटने के लिए वही एरिया प्रोन होंगे जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पहाड़ है। रग्ड टेरेन ओवर द हिमालयाज, भाई बिल्कुल, हिमालयाज बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर क्या है, रग्ड टेरेन है। जब रग्ड टेरेन होगा तो मैंने कहा कि जब पहाड़ से जो अगर आपकी वर्षा हो रही टकरा के, तो उसको क्या कहते हैं, ओरियोग्राफिक रेन कहते हैं, वही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट, अब आपको पता है जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी हिल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिल्स हैं इन्हीं से टकरा के क्या होगा, पानी बरसेगा, तो ये क्लाउड बर्स्ट का कारण है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स स्टेट ऑफ इंडिया, भाई अभी मैंने बताया आपको कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, ये वाले 7 सिस्टर्स हैं हमारी, ठीक है ना, तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि मेघालय का अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, ठीक है, और सॉरी मेघालय का गारो खासी जयंतिया, फिर और अरुणाचल का अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, नागालैंड की नागा हिल्स, ठीक है ना, मीज़ो हिल्स। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये हिल्स हैं। तो इन्हीं हिल्स के टकराने से क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स हैं इन्हीं पर टकराने से हमारी क्या हो रहा है, इन्हीं पर टकराने से क्लाउड बस्ट हो रहा है। ठीक है, अब बात करें क्लाउड बस्ट अगर हो रहा है तो क्लाउड बस्ट हम लोग फोरकास्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, टेलीकास्ट, फोरकास्ट सब पता होगा आपको। फोर का मतलब होता है आगे और कास्ट मतलब कास्ट। ठीक है, तो हम पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि इतनी वर्षा और होने वाली है, क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं। क्या हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा क्या। देखते हैं यहाँ पर, लो रेजोल्यूशन सेटेलाइट यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। हमारी देखिए, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या यानी कि जो भी हम सेटेलाइट या इंटरनेट जो भी चलाते हैं, कैसे चला रहे हैं, हमारे पास क्या है, सेटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर जो सेटेलाइट्स हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत ही लो रेजोल्यूशन है,
मतलब बहुत अच्छी सेटेलाइट नहीं है भाई, सेटेलाइट में पैसा खर्चा होता है, अभी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं। अनसर्टेनिटी ड्यू टू द ओरियोग्राफिक लिफ्ट, भाई पहाड़ खड़े हैं बीच बीच में, अब पहाड़ खड़े हैं बीच बीच में, अब बादल तो सही से आ रहा था, टाइम से आ रहा था, बट बीच बीच में इतने पहाड़ खड़े हैं, पहाड़ से टकरा के वर्षा हो गई, तो इसमें अब भाई हम सेटेलाइट क्या कर लेगी, बात समझे नहीं समझे। डॉपलर रेडार्स आर कॉस्टली टू इंस्टॉल। डॉपलर रेडार क्या होता है, देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है जैसे मान लीजिए कि आप नीचे के ज़मीन में खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े ज़मीन में, ठीक है, और ये एक एरोप्लेन है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर मैंने एक रेडार फेंका या रेडार की मैंने एक वेव, साउंड वेव छोड़ी, तो ये यहाँ से टकरा के वापस आती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी दूर है। ये वैसे ही जैसे वो चिमगादड़ करते हैं, बैट, जो बैट होता है वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक रेज को छोड़ता है, वापस लेता है। तो जो डॉपलर रेडार है वो कॉस्टली टू इंस्टॉल है, भाई पैसा लगता है उसमें, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। और डॉपलर रेडार करते क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ द क्लाउड पे काम करते हैं, ठीक है, पर बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ठीक है। सो मॉनसून सेटेलाइट क्या है, लो रेजोल्यूशन है। जब मानसून की सेटेलाइट लो रेजोल्यूशन होगी तो अनेबल टू डिटेक्ट द क्लाउड बेस्ट। जब हमारे सेटेलाइट ही अच्छी नहीं है, रेजोल्यूशन कम है उसका, तो क्लाउड बेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, और जब क्लाउड बेस्ट डिटेक्ट नहीं होगा तो क्लाउड बेस्ट हो जाएगा, और मैंने बताया छोटे से समय के लिए, कम समय में क्या करेगा, वो सारा चीज़ें, सारा पानी वहाँ पर गिरा देगा, तो बाढ़ आ जाएगी, वो बेंगलोर में आ गई ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको पता है पहले से, कंसिक्वेंसेस क्या है क्लाउड बस्ट के, सबको पता है। फ्लैश फ्लड, देखिए ये तीन तरह के यहाँ फ्लैश दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लैश फ्लड। फ्लैश का मतलब क्या होता है, एकदम से कोई चीज़ आ गई तो फ्लैश फ्लड, एकदम जैसे उत्तराखंड में आ गया था अभी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या, मैड फ्लो। मैड फ्लो क्या होता है कि अगर मड फ्लो, अगर क्या है कि मिट्टी भी फ्लो कर रही तो मड फ्लो हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिट्टी को खुद ही बाहर आ गई अपनी, ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये तीन चार तरह के क्या हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे फ्लड्स के बारे में। फ्लैश फ्लड हो गया। डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस का मतलब क्या, कचरा भी है वही फ्लो कर रहा है ना। मास मूवमेंट, मडर फ्लो कर रहा है। लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड क्या होगी, जैसे आप जब कभी उत्तराखंड या अभी जब भी नॉर्थ में जाएंगे लद्दाख में, तो वहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है, यानी कि जो मिट्टी है वो खिसकती रहती है, मिट्टी को खिसकती रहती है, वहाँ पे इतनी वर्षा होती है, उसकी वजह से क्या होती है, जो मिट्टी है वो लूज़ हो गई है, ठीक है, मिट्टी की जो अपर सॉइल है वो लूज़ हो गई है, इसीलिए कहते हैं क्या, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से क्या होता है कि पेड़ लगाने से जो मिट्टी की अपर सॉइल है, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसकी जो अपर सॉइल है मिट्टी की, ठीक है, वो पेड़ क्या करता है, पेड़ उस सॉइल को पकड़ के रखता है। जब पेड़ उस सॉइल को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, लैंडस्लाइड नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें मिट्टी, पेड़ खूब सारे लगाने चाहिए, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी होती हैं इसी वजह से, ठीक है। अब आप मिट्टी खोद लेंगे, या अगर मान लीजिए कि साल में 12 महीने में से मान लीजिए 8-10 महीने से बारिश ही हो रही है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत नम हो जाएगी, बहुत खुश्क हो जाएगी, और टूटने की या उसकी भूस्खलन कहते हैं इसको हिंदी में, लैंडस्लाइड को भूस्खलन होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, लॉस ऑफ द लाइफ्स ऑफ द ह्यूमन, पता ही है आपने। डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स होगी, बिल्कुल होगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिक्वेंसेस, कारण क्या है, तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो तबाह हो जाएगा। लॉस ऑफ द कल्टिवेबल लैंड एंड द क्रॉप्स, जो भी कल्टिवेबल लैंड है, क्रॉप्स है, वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखिए जब भी फ्लड आता है वो होता क्या है, जैसे बहुत सारा फ्लड आया एक तरफ से, तो मट्टी के ऊपर क्या है, मट्टी की जो जो सॉइल का अपर पार्ट होता है, वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, है ना, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बहुत एकदम से बारिश आ गई, तूफान आ गया, एकदम से थंडरस्टॉर्म आ गया, क्लाउड बस्ट हो गया, तो वो इतना पानी एक साथ आता है कि पूरी पूरी मिट्टी को बहा के ले जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी जो कैपेसिटी है, जो सॉइल की रीजनरेटिंग पावर है, वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसका पूरा जो नर्चरिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वैनिश हो जाता है, ठीक है ना। सो वहाँ से जो उसकी रीबिल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हमें और ज़्यादा यूरिया और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो जो कल्टिवेबल लैंड है वो क्या होता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, देखो परमानेंट सोल्यूशन क्या है हमारे पास। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कभी कहीं पर भी हमको पता है कि कोई एरिया क्या है, प्रोन हो। प्रोन का मतलब कि वो एरिया पहले से पता है कि भाई ये सब बाढ़ की चपेट में या क्लाउड बस्ट की चपेट में, लैंडस्लाइड की चपेट में, हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तराखंड ये सब आ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ के लोगों को पहले से ट्रेन करके रखना है। एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है। हमें क्या, देखिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था 2005 में। उसी के अंतर्गत आता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड,
ठीक है, इसमें पैसे वैसे होते हैं, और इस पैसे का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी ओवरलुक है वो कौन करता है? वो करता है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आर्टिकल 148 में होता है। अगर आपने कैग के बारे में पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कैग जो है हमारे यहाँ इंडिया में वो सिर्फ ऑडिटर जनरल है, कंप्ट्रोलर नहीं है। कैग का पूरा नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पर उसका जो काम है वो सिर्फ ऑडिटर जनरल वाला है, कंप्ट्रोलर का नहीं है। जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा इस बात को। कैपेसिटी बिल्डिंग करें आप, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे मैंने बताया अभी डॉपलर रडार का यूज़ करें। हम अपनी जो सैटेलाइट्स हैं उसमें एक हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब मैंने कल बेंगलोर के बारे में बताया था, या देखा आपने बेंगलोर में इतना पानी भर गया तो क्यों भरा? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। या ड्रेनेज सिस्टम है भी तो छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि पानी अगर एकदम से आ गया तो छोटा जो ड्रेन होगा, अगर आपके घर में एकदम से पानी आ जाए बहुत सारा, तो आपको जो छोटी सी नाली होगी वो नहीं पानी निकल पाएगी। तो छोटे ड्रेनेज होने से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको पता है कि आपका जो एरिया है वो प्रोन है, वहाँ बहुत सारी बाढ़ आ सकती है एकदम से, तो आपको प्रॉपर ड्रेनेज, बड़े बड़े ड्रेनेज बनाने पड़ेंगे पानी के निकास के लिए। और रिस्ट्रिक्ट कर दें आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अगर आपने क्या करना है, आपने आसपास की जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है, रोक देना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। पहले आपने डिजास्टर से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे ये PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, ये आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन है कि क्लाउड बर्स्ट के क्या कारण हो सकते हैं इंडिया में। जो प्रोन क्लाउड बर्स्ट है क्या है, इसके बारे में आप सजेशन कुछ बताएं, कुछ मिटिगेशन इफेक्ट बताएं, डिवास्टेशन इफेक्ट क्या है वो बताएं उसके बारे में। तो ये आप इसको प्रैक्टिस करें, मैंने आंसर पीछे दे दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इंडिया स्टेज आउट ऑफ द ट्रेड पिलर और द इंडो पैसिफिक मीट। भाई इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है कि इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था उससे उन्होंने क्या कर लिया है, हम बाहर चले गए, ठीक है। बाहर चले गए मतलब देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ने 2022 में इसका उद्घाटन किया था, यानी कि इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है। बट इंडिया इससे बाहर चला गया है। क्यों चला गया है, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले बात समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि इसने क्या करना था, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना है, ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है। जो नेशंस हैं उसके बारे में, इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा। अब इसमें अगर मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा, क्योंकि यूएस ने फॉर्मेशन किया तो यूएस तो होगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, लगभग जितने भी साउथ ईस्टियन नेशन हैं, वियतनाम, सब हैं इसमें, ठीक है। चाइना फिलहाल नहीं है। अब अगर बात करा जाए कि भाई इंडिया ने इससे बाहर क्यों हो गया इंडिया, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव था, और ये किसने लॉन्च किया था, जियो बाइडेन ने लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है। बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, यूएस ने उससे क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था 2017 में। देखिए जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, देखो यूएस का कोई भरोसा नहीं है, यूएस बड़ा दोगला कंट्री है, ठीक है, सबका बाप बना फिरता है, पर वो क्या है, वो बिल्कुल बेकार कंट्री है, ठीक है, सबको लड़वा देता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर एज ए प्रेसिडेंट आए थे 2016 में, ठीक है, तो 2017 में उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से क्या कर लिया, खुद को हटा लिया, ठीक है, जबकि इसके फॉर्मेशन में इन्हीं लोगों का हाथ था। अब अगर हम बात करें कि IPEF के बारे में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहला है, इसके 4 पिलर हैं, 4 थीम है इसके। पहले लिखा हुआ है फेयर एंड द रेजिलियंट ट्रेड, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ठीक है भाई, इसके पहले 4 पिलर के बारे में बात करते हैं, ये 4 इसके पिलर रहे हैं, ठीक है, 4 पिलर ऑफ द IPEF। ओके, नाउ पहला है ट्रेड के बारे में। ट्रेड क्या है, इंक्लूसिव और फ्री ट्रेड हमें करना है, इंक्लूसिव और फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड। अब इशू क्या है, देखें अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ साइन करते हैं तो भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हम अभी इंडिया की जो इकोनॉमी वो ऐसी इकोनॉमी नहीं बनी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, हम लोग अभी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उन्हीं कंट्री के साथ कर सकते हैं जिनके साथ हम, जैसे हमने अभी
यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो उनके साथ करें जिस जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो फ़ायदा हमारा। दूसरा, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये क्या है? देखिए, रेजिलियंट इंटीग्रेटेड क्राइसिस रिस्पॉन्ड और मूव अवे फ्रॉम द चाइना डिपेंडेंसी। देखिए, ये जो ग्रुप बनाया गया हुआ है, ये बनाया ही इसीलिए गया था पहले कि हम चाइना की डिपेंडेंसी को कम कर सके। देखिए, यूएस क्या है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, ठीक है। यूएस चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है या जो एशिया का रीजन है, वहाँ पर जो चाइना को वो कर्ब कर सके, चाइना को और रशिया को, दोनों को वो कर्ब कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए उसके इफेक्ट को कम करने के लिए ही ये सप्लाई चेन रेजिलियंस का यहाँ पर टर्म डाला गया है। भाई, जो क्वाड बना, तो क्वाड क्यों बना? क्वाड बना ही इसीलिए है ताकि क्या कहते हैं, चाइना को कर्ब कर किया जा सके, ठीक है। देखिए, यूएस क्या है, यूएस बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली सबका बाप बना है तो दिमाग तो ही उसके पास, पर कुछ ज़्यादा ही दिमाग यूज़ करता है अपना, ठीक है। जैसे नाटो के बारे में ले लो आप, तो नाटो का क्या सीन था? नाटो का ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है। और नाटो का ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन होने से क्या हो रहा था कि रशिया जो था वो थ्रेटेंड फील कर रहा था अपने आप को, ठीक है। तो अच्छा, जब नाटो आता है तो नाटो से आप याद रखिएगा कि नाटो के आर्टिकल 5 में ही लिखा हुआ था ये चीज़ कि हम कोई भी कंट्री में अगर एक बार किसी ने अटैक कर दिया तो सारी कंट्री पर अटैक माना जाएगा। तो नाटो का आर्टिकल 5 है वो, ठीक है। तो ये है चाइना की स्ट्रेटजी, ये है सॉरी यूएस की स्ट्रेटजी। और अभी आपने देखा कि यूएस ने क्या किया, यूएस ने पाकिस्तान के F-16 को 450 बिलियन की हेल्प दी, ताकि आप भैया अपना अपग्रेड कर लो सब कुछ, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लगा लो उसमें। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम इसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए यूज़ करेंगे। सबको पता है कि पाकिस्तान इसको हम लोग के खिलाफ ही लड़ने के लिए यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी का सीन क्या है भाई? ये लोग कह रहे हैं कि आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ध्यान दो, डिकार्बोनाइजेशन करो, ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करो। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए। भाई देखिए, यूएस हो गया, चाइना हो गया, तो ये ताइवान हो गया, ये लगभग ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं, और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, या रिच कंट्री हैं। इंडिया अभी डेवलपिंग फेज़ में है, ठीक है। तो यूएस चाहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि भाई मैंने तो जो कार्बन का इमिशन था वो तो मैंने कर लिया, ठीक है, तुम मत करो। ऐसा क्यों भाई? हम अपनी इकोनॉमी को ना डेवलप करें, तुमने कर लिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमने भी करेंगे। तभी हमने क्या किया, 2050 पहले टारगेट था हमारा जीरो नेट इमिशन का, फिर हमने उसको उठा के 2070 कर दिया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने 2060 कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा अभी का टारगेट कितना है? 2070 है ना। तो हम धीरे धीरे करेंगे, हमें अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है। हम डेवलपिंग इकोनॉमी थोड़ी ना रह सकते हैं, ठीक है। भाई, जो यूएस है वो चाहता ही नहीं है कि इंडिया का भी डेवलप करे, तभी तो उसने क्या किया, उसने जो अभी या पाकिस्तान को जो जो न्यूक्लियर वॉर हेड दिए हैं, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वॉर हेड आया है वो चाइना की तरफ से आया है, ठीक है। नाउ उसके बाद वैसे न्यूक्लियर वॉर हेड के बारे में बात किए थे तो न्यूक्लियर वॉर हेड की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने पाकिस्तान को दी, और फिर पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को बेच दी, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ, अभी नॉर्थ कोरिया ने, किम जॉन ने बना लिया है, ठीक है। तो यूएस ये चाहता है कि इंडिया के आसपास का जितना रीजन है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो रीजन है वो क्या रहे, वो बिजी रहें अपने आसपास के इश्यूज़ को लेके, ताकि वो अपना आधे से ज़्यादा जो बजट है डिफेंस में ख़त्म करें, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में। तो क्लीन एनर्जी के बारे में बात समझ गए। तो भाई यूएस ये कह रहा है कि मैंने जो इमेजिन कर लिया, आप क्या करो, अब ना करो। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। इसी वजह से ये भी एक कारण था कि इंडिया को यहाँ से इस एग्रीमेंट से बाहर आना पड़ा। फिर टैक्स और द एंटी करप्शन। भाई एंटी करप्शन की तो बात करी नहीं हमने भी, आपने पता है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारे अभी जजमेंट्स दिए हैं। और उसके बाद जो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सारी पावर दी है, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो एक्ट बने उनको। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है सप्लाई चेन को, टैक्स को, एंटी करप्शन वाले को, क्लीन एनर्जी को, पर ये इंडिया ट्रेड पेयर को नहीं ज्वाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। अगर ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबके साथ कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बाहर की चीज़ें हमारे अंदर इंडिया में बहुत सारी आ जाएंगी, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और अभी आपने देखा ही है कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है
इंडिया क्या है, वर्ल्ड की जीडीपी के इकोनॉमी के टर्म्स में फिफ्थ पोजीशन में आ गया, यूके को हमने पीछे कर दिया। तो इंडिया जीडीपी के इकोनॉमी के टर्म्स में फिफ्थ पोजीशन पे है, बट इंडिया पीपी पीपीपी यानी कि पर कैपिटा सॉरी परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड प्लेस पे। ध्यान रखिएगा, इंडिया जीडीपी के टर्म्स में इकोनॉमिक बेसिस पे फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है, बट इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में थर्ड पोजीशन में है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट पैसे में आप कितना चीज़ें खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में 100 रुपये में आप, इंडिया में मान लीजिए 100 रुपये में आप 10 पेन खरीद सकते हो, लिखने वाले पेन, ठीक है। लेकिन वही 100 रुपये अगर आप यूएस ले गए तो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली $1 हुआ, तो वहाँ पर $1 में आप मान लीजिए 4 या 5 पेन खरीद सकते होगे। तो ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि इक्वल अमाउंट की करेंसी में या इक्वल अमाउंट के रुपये में आप कितना सामान एक कंट्री में खरीद सकते हो इन कंपेयर टू दूसरी कंट्री। शायद समझ गए होंगे आप। आगे बात करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, चाइना इज द मेंबर ऑफ द दिस फ्रेमवर्क और इंडिया हैव जॉइंड ऑल द 4 पिलर्स ऑफ द फ्रेमवर्क। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वाई इज द रशियार रिवर ट्रीटी इंपॉर्टेंट। अब भाई इसका क्या सीन है, देखिए अभी आपको पता है क्या, शेख हसीना इंडिया आई हुई हैं, ठीक है, तो जितने भी एग्रीमेंट है वो सब होए जा रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें, कुशियारा रिवर की ट्रीटी के बारे में बात करें, तो ये क्या है, ये बांग्लादेश से फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे ये कुशियारा रिवर बनी हुई है, ठीक है, और ये क्या करती है, ये जो है वहाँ पर अच्छा खासा क्या करती है, कल्टिवेबल लैंड प्रोवाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करती है, ठीक है। इसके इकोनॉमिक कई सारे एडवांटेज हैं। यहाँ पर क्या है, राइस कल्टिवेशन होता है, वेजिटेशन के बारे में हेल्प करती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक ठाक आर्टिकल है। फिर लिखा हुआ है रहीमपुर कैनाल, ये क्या है, ये जो रहीमपुर कैनाल है ये आपका कुशियारा रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है। और ये इंडिया और बिफोर द ट्रीटी इंडिया ऑब्जेक्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन, पहले इंडिया ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट किया था, और आफ्टर द ट्रीटी क्या हुआ था कि जो कैनाल था यूज़ कर लिए गए थे विंटर पीरियड में, यानी वाटर फ्रॉम द रहीमपुर कैनाल विल बी यूज फॉर द कल्टिवेशन इन विंटर पीरियड। पहले क्या कर रहा था, पहले ऑब्जेक्ट कर रहा था और बाद में अलाउ कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांस बाउंड्री रिवर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ट्रांस बाउंड्री रिवर यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कौन सी रिवर है जो बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो पहले कौन सा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तीस्ता और बराक। तो तीस्ता और बराक जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या बनाती हैं, ट्रांस बाउंड्री बनाती हैं। पर जो कलादान है, आपको पता होगा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए थे, तो जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये म्यांमार के साथ हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 और 2 यानी कि तीस्ता और बराक जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दैट आपका क्या बनाती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर बनाती है। और ये क्या है, ये म्यांमार में कलादान, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने बांग्लादेश से हम लोगों ने ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट भी किया था। हम लोगों ने कुछ इंडिया की बाउंड्री को बांग्लादेश में और कुछ बांग्लादेश की बाउंड्री को इंडिया में लिया था, ठीक है। अब आगे बात करें, तो ये आज का हमारा सेशन रहा, ठीक है। ये आज का कुछ देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ये जो क्वेश्चन था मैंने बताया था कि ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर जो है वो किसको रिफर करता है, वो ह्यूमन ब्रेन्स को, नर्वस सिस्टम को रिफर करता है। हाँ बिल्कुल करता है, तो आंसर हो जाएगा 1। दूसरे का आंसर क्या था, मैंने बताया था कि ये जो कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर हो, क्वांटम कंप्यूटर हो, ये कोई भी कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर को क्या कुछ ठंडक चाहिए, यानी कि वो चलते चलते गर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था इट डज़ नॉट नीड कूलिंग सिस्टम, भाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका, ए, क्योंकि जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम है या जो ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन ब्रेन्स और नर्वस सिस्टम पर बेस्ड है। फिर आगे बात करें, देखिए यहाँ पे आंसर इसका भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांस बाउंड्री रिवर। मैंने बताया था तीस्ता और बराक क्या है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रांस बाउंड्री करती हैं। पर जो कलादान है वो क्या है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 और 2। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपके लिए एक प्रश्न है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर आपको वैसे पता ही है, ठीक है। सो आज के लिए इतने रखते हैं। और आज के लिए एक प्रश्न मैं आपको प्रश्न पहले दे चुका हूँ कि क्लाउड बस्ट क्या है, ठीक है। इंडिया के कौन कौन से इलाके क्या हैं, वाई इंडिया इज़ प्रोन टू द क्लाउड बस्ट, तो इसका भी आंसर मैंने दिया, क्योंकि यहाँ पे हिल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। ओरियोग्राफिक रेन हो जाती है। लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द सजेशन टू द मिटिगेट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट, कोई सजेशन बताइए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकें, जिसकी वजह से हम इसको ख़त्म कर सकें और ये
इसको कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। ठीक है, तो मैंने कई सारे सोल्यूशंस बताए थे आपको। तो ये क्या है, ये हमारा 11 सितंबर का एडिटोरियल का एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसके बारे में दिया गया था। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।